गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम अपना बचा हुआ पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हम सरल धारा स्रोतों तथा सरल धारा से युक्त विद्युत परिपथों का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इस में हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और इनके युक्त परिपथों तथा प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न उपकरणों में किए जाने वाले उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। हम अपने घरों में तथा कार्यालयों में जिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक ऐसी वोल्टता का स्रोत है जो समय के साथ ज्याफल साइन फंक्शन की तरह बदलता है। ऐसी वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा इससे प्राप्त विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। संक्षेप में सरल धारा या दुष्ट धारा को डीसी तथा प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं। डीसी पर एसी की वरीयता का एक मुख्य कारण ये है कि ट्रांसफार्मर की सहायता से आवश्यकता अनुसार एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लंबी दूरियों के लिए एसी आपूर्ति कम खर्चीली होती है, इसलिए हमारे घर में एसी आती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में। हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं जो कि हम आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम रेक्टिफायर्स की मदद से एसी को डीसी में बदलते हैं, जो हमने आखिरी पार्ट में पढ़ेंगे। अब है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर डायनेमो। ठीक है। ये हमारे सिलेबस में इस वक्त नहीं है। हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को इस टॉपिक से। ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं। ठीक है। सम डिफिनेशंस रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। महत्तम मान अथवा शिखर मान अथवा आयाम, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो दो स्थिति प्रत्यावर्ती वोल्टता का धारा का मान अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के इस अधिकतम मान को वोल्टता अथवा धारा का शिखर मान अथवा आयाम कहते हैं। आपको डायनेमो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायनेमो यहाँ सिलेबस में नहीं है, 10th में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसी में अगर ये एसी करंट आपकी चल रही है तो इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या कहलाती है, आपकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी या महत्तम मान या शिखर मान कहलाती है। आवर्तकाल। ठीक है। ये जो ग्राफ है ये समय के साथ बनता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा को एक चक्र पूरा करने के लिए, चक्र मतलब ये वोल्टता होगी, अगर ये एक चक्र यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये एक चक्र होता है। ठीक है। एक पूरा एक चक्र होगा। तो आवर्तकाल क्या हुआ, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा को एक चक्र पूरा करने में लगा समय प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ओमेगा से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। ओमेगा होता है 2π/t, तो टी की वैल्यू 2π/ओमेगा होता है। ओमेगा होगा आपका क्या, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग। 2π पूरा एक चक्कर गोले जैसा होगा तो उसका पूरा एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा, 2π। अब है आपकी आवृत्ति। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा एक सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की आवृत्ति कहते हैं। F होता है 1/t। तो वैल्यू यहाँ से डालने पर F का मान कितना आएगा, ओमेगा/2π। अब है तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तात्क्षणिक उसी वक्त एक चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का मान हर क्षण भिन्न होता है। किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता E=E0 sin ωt इस सूत्र से निकालते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा भी I=I0 sin ωt से निकाल सकते हैं। को क्षण t के लिए क्रमशः प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है। तात्क्षणिक उसी वक्त निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। कला मतलब फेस।
वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के मान व दिशा का बोध कराती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा में यदि प्रारंभिक कला नहीं है तो t समय पर कला का मान ओमेगा टी होगा, मतलब एक जैसे। जैसे मान लीजिए ये मेरा वोल्टेज का है, करंट का ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कोण में अंतर है आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए वोल्टेज के लिए है, ये मान लीजिए करंट के लिए है, ये आपका फेज़ होगा, ये ओमेगा टी के बाद। और अगर उसमें कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा तो ये नॉर्मल आपका चलेगा। अब आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण, ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ओमेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। हम अब साइन ओमेगा की जगह ओमेगा की 2π/t डालेंगे, ये हमने फॉर्मूला पता है। अब इसको हम ग्राफिकली अगर शो करना चाहें तो देखिए, पहली कंडीशन लेंगे, यदि t क्या है, 0 है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू टी, ये फार्मूला था। अब पहले t को 0 रखेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू 0, तो ये आएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो एप्सिलॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम t को डालें t/4 तो क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू टी की जगह t/4, ये कटा, ये 2 हुआ। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है बच्चों, साइन 0 तो 0, सॉरी साइन 0 तो 0 हो गया, लिटिल मिस्टेक, साइन 0 होता है। साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। तीसरा t इज इक्वल टू t/2 डालेंगे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू t/2, ये कटा। साइन एप्सिलॉन नॉट साइन पाई क्या होता है, 0, तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा, 0। अब हम t को डालेंगे 3t/2, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू 3t/2। ये वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं बच्चों, ये वैल्यू हम ले रहे हैं आपके किससे ले रहे हैं, ये साइकिल से ले रहे हैं। साइकिल जो बनती है, अभी हम साइकिल ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो एप्सिलॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट साइन 3π/2, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन पाई प्लस π/2। π/2 से बदल रहा है, तो π/2 की वैल्यू साइन की 1 होती है, तो फिर से आपकी कितनी आ जाएगी, ये एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन के साथ। कैसे दिखाते हैं, देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, इसी से आप याद रख सकते हैं, मैथ्स में भी काम आ जाएगा। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टैन पॉजिटिव होता है, इसमें आपका कॉस पॉजिटिव होता है। अब वैल्यू था पाई प्लस π/2, तो पाई यहाँ तक प्लस π/2, ये इसमें क्या है, साइन नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या साइन आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, साइन नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन प्लस है, और टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये आपका जो है इसमें साइन नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा। अब t को डालेंगे t, तब क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन 2π/t इंटू टी, कटा 2π आया, साइन 2π, ये हो जाएगा 0। तो अगर हम ग्राफ शो करेंगे, इधर मैं समय को लूँगी और इधर आपका
EMF को लूँगी, टाइमिंग मेरा है 0, फिर है T/4, फिर है T/2, फिर है 3T/4, फिर है T एक्स एक्सेस पे, ये y पर। तो 0 पे कितना था? 0। T/4 पे कितना आया? ε0, मान लेते ε0 है, मैक्सिमम वैल्यू लेगा। फिर T/2 पर मेरी वैल्यू कितनी आई थी? अभी हमने निकाली थी, T/2 पर वैल्यू 0 आई थी, तो ये घट के क्या हो जाएगी? 0। फिर 3T/4 पे माइनस एप्सिलॉन आई थी, तो ये इतना ही मान नीचे होगा, माइनस है नीचे होगा, ठीक। और फिर T बराबर 0 पर कितना आ गया है? 0। तो ये एक साइकिल इसका आ गया, ये इसका ग्राफिकल निरूपण है। अब हम निकालेंगे RMS, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आज इसको हम कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रथम आधे चक्र के लिए औसत विद्युत भाग बल, एवरेज EMF फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से T/2 तक, ठीक है। तो इसी को लेंगे, E एवरेज इज इक्वल टू 0 से T/2 ε0 साइन ω/t dt। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या होगा? T/2। क्यों? क्योंकि हम आधे सर्कल की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। एवरेज लेंगे तो समय का एवरेज कर दिए। अब इसको ध्यान से हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, अंदर आया साइन ω/t dt। अब इसको बाहर ले लीजिए, ये नियंताक है, कांस्टेंट है इस केस के लिए 0 to T साइन ω/t dt, ठीक है। और साइन ω/t dt इसका जो है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। या अगर मान लीजिए ये ए थीटा है अपॉन नीचे ए थीटा अपॉन ए आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 ε0/t, ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस ω/t ओवर ओमेगा 0 to T/2, क्योंकि आधे सर्कल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, आधे सर्कल के लिए हम कर रहे हैं। नीचे था आपका T/2, तो ये फैक्टर आपका ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका यहाँ तक आया। अब इस पर हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट किस तरह से लगेगी? देखिए, 2 ε0 अपॉन ω/t, ये था ही पहले अपर लिमिट, वैल्यू क्या आई मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, ω/t ओवर ओमेगा 0 to T/2, हो जाएगा 2 ε0, ओमेगा की जगह हम 2π/t लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2π/t ओमेगा की जगह, और t की जगह T/2 डाला, माइनस कॉस हो गया आपका 0, ये बचा आपका ε0 ओवर पाई, ठीक है, और अंदर बचा है माइनस कॉस पाई माइनस प्लस कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा ε0 अपॉन पाई माइनस कॉस पाई -1, तो ये +1 हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ε0 ओवर पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 ε0 ओवर पाई। इसी प्रकार अगर आधे सर्कल के लिए ऊपर पॉजिटिव, आधे सर्कल के लिए ये +2π/ω है, तो दूसरे सर्कल के लिए -2π/ω हो जाएगा, क्योंकि चक्र नीचे चला जाएगा। तो पूर्ण चक्र के लिए औसत विद्युत वाहक बल जो है हमारा कितना हो जाएगा? दोनों को हम ऐड करेंगे, एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन, ऐड होकर आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए आपके औसत प्रत्यावर्ती धारा की मान कितना होता है? 0।
अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट निकालेंगे वो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग मध्य मूल मान। शब्द को पकड़िए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है एवरेज का स्क्वायर। एवरेज 0 से t पूरे सर्कल के लिए, एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि है आपका स्क्वायर वैल्यू dt और एवरेज हो गया। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अभी हम पहले मीन स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे इसका। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे, एवरेज स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मतलब वर्ग करेंगे, उसका जो है माध्य निकालेंगे, एवरेज कर रहे हैं अभी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देंगे, इसमें से कॉमन चीज़ें बाहर निकाल लीजिए। अब ओमेगा टी साइन स्क्वायर के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन टी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to t। ठीक, अब इसको अलग अलग करेंगे। ये हो जाएगा डी टी 0 to t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 to t डी टी। ठीक, अब ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एक 2 चल रहा था, इस 2 को बाहर ले आएंगे। ये तो हो जाएगा आपका t। ये मैंने फर्स्ट स्टेप आपको दिखाया भी है, 11th में काफ़ी बार समझाया था, मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा। और ये हो जाएगा, कॉस का होता है साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा। कॉस का प्लस में चलता है, माइनस इसका साइन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा आगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप इस पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए। ये हो जाएगा एप्स नॉट स्क्वायर ओवर 2t। पहली लिमिट लगाई t माइनस 0, क्योंकि 0 से t तक था, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा को हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा साइन 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा 0, क्योंकि लिमिट लगाते हैं पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट ऑन 2t t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। ओमेगा की जगह यहाँ वैल्यू डाल देंगे, अभी इसको छेड़ेंगे नहीं। साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, माइनस साइन तो ये 0 हो ही गया। ठीक है, अभी हो जाएगा, ये t है, ये 1 अपॉन 2 ओमेगा है, ये साइन 4 ओमेगा माइनस साइन 0 इंटू टी और 2 ओमेगा। साइन 4 पाई 0 होता है। ठीक है, इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल होगा जो है, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और ये भी 0, साइन 0 0 होता ही है, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा इंटू 0। ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, t से t कटेगा। ये तो बच्चों मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये तो एवरेज की थी। आरएमएस जो निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग मध्य मूल मान, वो क्या होगा, इसका रूट। ठीक है, तो इसमें से ये इस तरह से आके √2 यहाँ नीचे बचेगा।
तो अतः प्रत्यावर्ती विद्युत बल का वर्ग मध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन रूट 2। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRMS भी हम निकाल सकते हैं, वो है I0 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल बच्चों फिनिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ध्यान से करिएगा इनको कॉपी में। अगर कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो है आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। ठीक, धन्यवाद।